नमस्कार। मैं डॉक्टर सत्यपाल सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर अर्थशास्त्र विभाग, दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। आज जो हमारे अध्ययन का विषय वस्तु है वह राष्ट्रीय आय निर्धारण का कीन्स का सिद्धांत या किन्सियन थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन। यदि राष्ट्रीय आय निर्धारण की बात की जाए तो इसके संदर्भ में हम लोगों ने क्लासिकल थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन देखा है और यह जो क्लासिकल थ्योरी नेशनल इनकम के संदर्भ में थी, अगर मैं उसकी बात करूं या क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के समूह की बात अगर की जाए तो आर्थिक जगत का जो इतिहास है वह 1776 एडी से शुरू होता है, जहां से एडम स्मिथ द्वारा रचित पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, और यह पुस्तक अर्थशास्त्र विषय की प्रथम स्वतंत्र पुस्तक थी। और इसके पश्चात नेशनल इनकम के संदर्भ में जो हमको बात करना है या क्लासिकल थियरी जो नेशनल इनकम के संदर्भ में जो देखने को मिली, वह क्लासिकल थ्योरी जो है 1817 एडी 1817 ईस्वी में जे.बी. से की पुस्तक ए ट्रैक्टिस ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी, इसमें जे.बी. से ने बाजार नियम प्रस्तुत किया और उसी बाजार नियम के आधार पर पारंपरिक अर्थशास्त्रियों ने या क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने राष्ट्रीय आय निर्धारण का सिद्धांत प्रस्तुत किया। यानी 1776 से लेकर के 1817 तक का पूरा ये पीरियड जो था क्लासिकल पीरियड था, क्लासिकल अर्थशास्त्रियों का कालखंड चल रहा था। और इसी कालखंड के अर्थशास्त्रियों ने जे.बी. से की पुस्तक और उस पुस्तक में दिए गए बाजार नियम के आधार पर जो राष्ट्रीय आय निर्धारण का सिद्धांत दिया, उसमें यह देखने को मिला कि इन अर्थशास्त्रियों का ये कहना है कि पूर्ति अपनी मांग स्वतः पैदा कर लेती है और हस्तक्षेप रहित अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार की अवस्था में होती है। यानी इसी के आधार पर या जे.बी. से के इसी बाजार नियम के आधार पर क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने अपने रोजगार सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। लेकिन इसी बीच एक वैश्विक घटना 1930 में घटती है, यानी 1930 में विश्वव्यापी मंदी आती है और संपूर्ण विश्व उस मंदी से प्रभावित होता है। और जब मंदी आ गई तो लोगों के हाथों में परचेजिंग कैपेसिटी नहीं के बराबर थी या हाथों में मुद्रा बहुत कम थी और बाजार में वस्तुएं थीं। तो अगर बाजार में वस्तु है और लोगों के हाथों में क्रय शक्ति नहीं है, व्यवहारिक पहलू ये था। और वहीं दूसरे तरफ सैद्धांतिक पहलू क्या था कि पूर्ति अपनी मांग स्वतः पैदा करती है।
तो बाजार में पूर्ति तो है, लेकिन मांग पैदा नहीं हो रही थी। और वही दूसरी स्थिति क्या थी कि हस्तक्षेप रहित अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार की स्थिति में होती है। तो यदि हस्तक्षेप रहित अर्थव्यवस्थाएं हैं, तो हस्तक्षेप रहित अर्थव्यवस्था है और पूर्ण रोजगार की अवस्था में है, तो रोजगार की अगर अवस्था सैद्धांतिक रूप से है तो वस्तुएं बाजार में बिक क्यों नहीं रही हैं? यह एक मूल समस्या थी। और क्लासिकल अर्थशास्त्रियों की यह परिभाषा या यह सिद्धांत राष्ट्रीय आय के संदर्भ में वो पूरे विश्व में लगभग 120 वर्षों तक चलता है कि पूर्ति अपनी मांग स्वतः पैदा करेगी और हस्तक्षेप रहित अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार की अवस्था में होती है। लेकिन जब 1930 की विश्वव्यापी मंदी आई तो जेबीसे का बाजार नियम और इस जेबीसे के बाजार नियम के ऊपर जो वेस्ट था वह क्लासिकल अर्थशास्त्रियों का रोजगार सिद्धांत ये बिल्कुल ध्वस्त हो गया। यानी अब इसकी कोई उपयोगिता नहीं रही। अब ऐसी परिस्थिति में कि विश्व में जो मंदी आई है तो पूरा का पूरा बाजार तंत्र ध्वस्त हो चुका था या ध्वस्त होने के कगार पे पहुंच चुका था। और सबसे ज्यादा प्रभावित उन दिनों हो कौन रहे थे? इंग्लैंड और अमेरिका, जो संपूर्ण विश्व के व्यापारिक केंद्र थे। तो ऐसी स्थिति में उसी समय, जिस समय 1930 में विश्वव्यापी मंदी आई, उसी विश्वव्यापी मंदी के समय में, यानी 1930 में जब विश्वव्यापी मंदी आई, उसके कुछ ही दिन बाद 4 मार्च 1933 को अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में रूजवेल्ट शासन सत्ता संभालना प्रारंभ करते हैं। और रूजवेल्ट के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या थी कि इस मंदी को दूर किया जाए। तो इस मंदी को दूर करने के लिए उन्होंने जॉन मेनार्ड कीन्स, कैम्ब्रिज अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स को रूजवेल्ट ने आमंत्रित किया। यानी रूजवेल्ट के कहने पर या रूजवेल्ट के निवेदन पर जॉन मेनार्ड कीन्स मंदी का एनालिसिस करना शुरू करते हैं कि आखिर जेबीसे का सिद्धांत, और उस जेबीसे के सिद्धांत के जॉन मेनार्ड कीन्स भी अनुयायी थे, उसको ये भी मानते थे या उस सिद्धांत का समर्थन जॉन मेनार्ड कीन्स भी करते थे कि हस्तक्षेप रहित अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार की अवस्था में होगी और पूर्ति अपनी मांग स्वतः पैदा करेगी। इस सिद्धांत के समर्थक तो थे, लेकिन सैद्धांतिक पक्ष और व्यवहारिक पक्ष जब दोनों अलग अलग हो गए और विश्वव्यापी मंदी आ गई, तब जाकर के रूजवेल्ट के कहने पर, यूएस प्रेसिडेंट रूजवेल्ट के कहने पर जॉन मेनार्ड कीन्स ने मंदी की स्थितियों का एनालिसिस शुरू किया। और उस मंदी के परिस्थिति का एनालिसिस करने के बाद 1936 में पूरा एनालिसिस करके एक पुस्तक प्रकाशित करते हैं, द जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। उस समय की मूल समस्या क्या थी? एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, किस प्रकार से एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाए या किस प्रकार से रोजगार पैदा किया जाए। तो उसी के संदर्भ में ये पुस्तक आती है, द जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट पे फोकस होता है कि एम्प्लॉयमेंट की जनरल थियरी क्या हो सकती है या क्या है। और इसी एम्प्लॉयमेंट थियरी को जॉन मेनार्ड कीन्स के द्वारा जो एम्प्लॉयमेंट थियरी दी गई, इसी थियरी के आधार पर जॉन मेनार्ड कीन्स ने रोजगार का सिद्धांत और उसी रोजगार के सिद्धांत से फिर राष्ट्रीय आय के सिद्धांत को स्थापित करने का प्रयास किया। अब सीधे हम आते हैं जॉन मेनार्ड कीन्स के रोजगार सिद्धांत पर।
या जॉन मेनार्ड किन्स के राष्ट्रीय आय निर्धारण के सिद्धांत पर, यानी किन्सियन थियरी ऑफ नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन। राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय आय के संदर्भ में जॉन मेनार्ड किन्स का यह मानना है कि ये जो राष्ट्रीय आय है यह देश के उत्पादन पर निर्भर करती है, और यह जो उत्पादन है यह उत्पादन देश के रोजगार स्तर को निर्धारित करता है। यानी यदि देश में उत्पादन बढ़ेगा, देश में राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ेगा तो रोजगार का स्तर बढ़ेगा, और रोजगार का स्तर बढ़ेगा तो राष्ट्रीय आय बढ़ेगा। यानी जॉन मेनार्ड किन्स जो है राष्ट्रीय आय और रोजगार में प्रत्यक्ष संबंध की कल्पना करते हैं कि राष्ट्रीय आय और रोजगार में प्रत्यक्ष संबंध होता है। यदि देश में रोजगार अधिक है, रोजगार अधिक होने का मतलब यह है कि राष्ट्रीय आय अधिक होगा। यदि रोजगार कम है तो उसका यह मानना है कि राष्ट्रीय आय भी कम होगा। यानी प्रत्यक्ष संबंध है, एक अधिक तो दूसरा अधिक, एक कम तो दूसरा कम। रोजगार अधिक तो राष्ट्रीय आय अधिक, और रोजगार कम तो राष्ट्रीय आय कम। तो इस किन्स का जो रोजगार सिद्धांत है, यही रोजगार का सिद्धांत किन्स के राष्ट्रीय आय निर्धारण का भी सिद्धांत है, या इसी राष्ट्रीय रोजगार के सिद्धांत को राष्ट्रीय आय निर्धारण का भी सिद्धांत माना जाता है। अब किन्स जो है राष्ट्रीय आय निर्धारण के संबंध में दो व्याख्याएं प्रस्तुत करता है, या वो दो तरह से राष्ट्रीय आय निर्धारण की कल्पना करता है, या दो सैद्धांतिक पहलू लेकर के राष्ट्रीय आय निर्धारण की बात करता है, जिसमें सबसे पहला है राष्ट्रीय आय निर्धारण का समग्र पूर्ति और समग्र मांग सिद्धांत। यानी देश में समग्र पूर्ति एग्रीगेट सप्लाई और समग्र मांग एग्रीगेट डिमांड, इस एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के हिसाब से राष्ट्रीय आय निर्धारित होगा, किन्स का यह मानना था। और दूसरे तरफ वह यह मानता था कि बचत व विनियोग के द्वारा भी राष्ट्रीय आय निर्धारित होगी, कि बचत और विनियोग, देश में बचत और विनियोग दोनों राष्ट्रीय आय को निर्धारित करते हैं। तो अब हम क्रमशः एक एक का अध्ययन करेंगे। प्रारंभ में किस प्रकार से समग्र पूर्ति और समग्र मांग राष्ट्रीय आय को निर्धारित करती है, और पुनः किस प्रकार से बचत और विनियोग के द्वारा राष्ट्रीय आय का निर्धारण किया जाता है। तो हम क्रमशः एक एक का अध्ययन अब आगे करेंगे। यहां पर हमने देखा समग्र, यहां पर हमने क्या देखा, समग्र पूर्ति व समग्र मांग द्वारा राष्ट्रीय आय का निर्धारण। अब यही हमको आगे देखना है कि समग्र पूर्ति और समग्र मांग के द्वारा राष्ट्रीय आय का निर्धारण, समग्र पूर्ति व समग्र मांग के द्वारा राष्ट्रीय आय का निर्धारण। अब इसमें दो चीजें हैं, एक पहला जो है इसमें समग्र मांग है, समग्र पूर्ति है, और दूसरा समग्र मांग है। दोनों को अलग अलग करते हैं, और सबसे पहला चर्चा करते हैं समग्र पूर्ति के ऊपर, कि जो समग्र पूर्ति है वह समग्र पूर्ति जो है उत्पादन पर निर्भर करता है। एग्रीगेट सप्लाई किस चीज पर निर्भर करता है, वह उत्पादन पर निर्भर करता है, कि यदि देश में उत्पादन अधिक होगा तो समग्र पूर्ति अधिक होगी, और जब समग्र पूर्ति अधिक होगी या उत्पादन अधिक होगा तो राष्ट्रीय आय अधिक होगा। लेकिन किन्स वहीं पर एक चीज और कहता है कि यह जो समग्र पूर्ति है वह उत्पादन पर तो निर्भर करता है, लेकिन कोई भी उत्पादन करता उसके पास जितनी क्षमता है उस संपूर्ण क्षमता के हिसाब से उत्पादन नहीं करता है। उत्पादन करने का उसका सीधा सा फंडा यह है कि बाजार में उसके वस्तु की
डिमांड कितनी है, यानी बाजार में उसके वस्तु की डिमांड कितनी है। उसके उत्पादन को, अपने उत्पादन को अपने क्षमता से उत्पादित नहीं करता है। वो उत्पादन करने का तरीका ये है कि देश में कुल मांग कितनी है, यानी देश में जो कुल उत्पादन है, उत्पादक के द्वारा जो कुल उत्पादन किया जाएगा, वह कुल उत्पादन अर्थव्यवस्था में कुल कितनी मांग है, इस मांग के ऊपर आश्रित है। यानी यदि देश में समग्र मांग अधिक है, समग्र मांग अधिक, तब ऐसी स्थिति में उत्पादन क्या करेगा, समग्र पूर्ति अधिक करेगा। और जब समग्र पूर्ति अधिक करेगा तो ऐसी स्थिति में देश में समग्र उत्पादन बढ़ेगा, और जब देश में समग्र उत्पादन बढ़ेगा तो देश का राष्ट्रीय आय अधिक होगा। यदि देश में समग्र मांग कम है, देश में यदि समग्र मांग कम है, डिमांड कम है, तो डिमांड कम है तो ढेर सारा उत्पादन नहीं कर देगा अपनी क्षमता के हिसाब से, वो मांग को देखेगा। और मांग कम है तो वह पूर्ति भी कम करेगा, और जब देश में पूर्ति कम होगी तो देश में समग्र उत्पादन कम होगा, और इस प्रकार से राष्ट्रीय आय कम होगा। मतलब यह है कि समग्र पूर्ति, कीन्स का यह मानना है कि समग्र पूर्ति जो है राष्ट्रीय आय को निर्धारित करती है। समग्र पूर्ति अधिक तो राष्ट्रीय आय अधिक, समग्र पूर्ति कम तो राष्ट्रीय आय कम। तो यहां तो रहा समग्र पूर्ति की बात। हमने यहां समग्र पूर्ति और समग्र मांग की बात की थी। समग्र पूर्ति और समग्र मांग की बात की थी। तो समग्र पूर्ति तो हम लोगों ने यहां देख लिया, अब समग्र मांग की बात करते हैं। समग्र मांग, समग्र मांग के संदर्भ में जॉन मेनार्ड कीन्स का यह मानना था कि ये जो समग्र मांग है, वह समग्र मांग दो प्रकार का होता है। या किसी भी व्यक्ति की जो मांग है, वह मांग एक उपभोग मांग होती है और दूसरा निवेश मांग होता है। तो मांग, समग्र मांग को दो हिस्सों में बांटा। एक समग्र मांग, समग्र मांग का जो है एक हिस्सा उपभोग मांग का और दूसरा हिस्सा निवेश मांग का। अब उपभोग मांग, इस उपभोग मांग को दो हिस्से बांटता है, या जॉन मेनार्ड कीन्स का यह मानना है कि उपभोग मांग दो प्रकार से प्रभावित होती है, या दो प्रकार से होती है, दो स्थितियों से प्रभावित होती हैं। एक तो उपभोक्ता की आय कैसी है। यदि उपभोक्ता की आय अधिक होगी तो उपभोग मांग अधिक होगा, और जब उपभोग मांग अधिक होगा यानी समग्र मांग अधिक होगा। यदि उपभोक्ता की आय कम होगी तो उपभोक्ता की आय कम, और जब उपभोक्ता की आय कम होगी तो उपभोग मांग वो कम करेगा, और ऐसी स्थिति में समग्र मांग कम हो जाएगा। तो उपभोग मांग को पहले तो वो ये मान के चलता है कि उपभोग मांग में एक तो उपभोक्ता की आय प्रभावित करती है, दूसरा हमारा उपभोग जो है हमारे उपभोग की प्रवृत्ति के हिसाब से भी प्रभावित होती है। यदि हमारे उपभोग की प्रवृत्ति अधिक है तो हम अधिक उपभोग करेंगे, अधिक उपभोग मांग करेंगे, और जब उपभोग की मांग अधिक होगी तो समग्र मांग अधिक होगा। यदि हमारे उपभोग की प्रवृत्ति कम है तो ऐसी स्थिति में उपभोग मांग कम होगा, और उपभोग मांग कम होगा तो समग्र मांग भी कम होगा। तो ये तो रही सारी बातें उपभोग मांग की। उपभोग मांग के संदर्भ में दो बातें, उपभोक्ता की आय और उपभोग की प्रवृत्ति, ये हमारे और आपके या अर्थव्यवस्था में रहने वाले सभी लोगों के उपभोग पर असर डालता है, या इसी से उपभोग मांग प्रभावित होता है। अब बात करते हैं दूसरा, जो इन्वेस्टमेंट डिमांड है, या जिसको हम निवेश मांग के नाम से जानते हैं।
कोई भी उत्पादक जो वस्तुओं के उत्पादन करने के लिए निवेश करता है वह निवेश मांग। इसको भी दो बातों में या दो हिस्सों में बांट करके जॉन मेनार्ड किन्स अध्ययन करते हैं और वो कहते हैं कि जो निवेश मांग है वह निवेश मांग जो है पूंजी की सीमांत उत्पादन क्षमता के ऊपर आश्रित है और ब्याज के दर के ऊपर। यानी पूंजी की सीमांत उत्पादन क्षमता, हमने जितना लगाया, मान लिया हमने अपने पूंजी का जो अंतिम शेयर लगाया और उस अंतिम शेयर के बाद पूंजी के अंतिम इकाई के बाद जो प्रोडक्ट निकल करके आया वह सीमांत उत्पादन है। यानी हमारी सीमांत पूंजी से जो सीमांत उत्पादन निकल करके आता है वह सीमांत उत्पादन हमारे निवेश मांग को प्रभावित करता है कि हमने अंतिम इकाई जितनी पूंजी लगाई उस पूंजी के अपेक्षा यदि हमको ज्यादा उत्पादन प्राप्त हुआ तो हमारा निवेश मांग जो है बढ़ेगा, हम और निवेश करना चाहेंगे। हमने मान लिया जितनी पूंजी लगाई, अंतिम में जितनी पूंजी लगाई उस पूंजी के अपेक्षा हमको रिटर्न, हमको प्रतिफल कम प्राप्त हुआ तो हमारा निवेश मांग घट जाएगा। तो पूंजी की सीमांत उत्पादन क्षमता हमारे निवेश मांग को प्रभावित करती है। उसके बाद प्रचलित ब्याज की दर, अर्थव्यवस्था में ब्याज की दर कैसी है? यदि प्रचलित ब्याज की दर कम है, सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमको लोन मिल जा रहा है तो कुछ ज्यादा निवेशक अर्थव्यवस्था में आ जाएंगे, निवेश मांग अधिक हो जाएगा। अगर प्रचलित ब्याज की दर ऊंची है तो निवेश करने वाले कम होंगे, तो ब्याज की दर भी निवेश मांग को प्रभावित करती है। यदि ब्याज का दर ऊंचा तो निवेश मांग कम, और यदि ब्याज का दर कम तो निवेश मांग अधिक। और समग्र मांग, एग्रीगेट डिमांड, एडी, एग्रीगेट डिमांड, ए और डी, तो वो एडी, यह एडी जो है समग्र मांग दो प्रकार के मांग को लेकर के है। एक उपभोग मांग जिसको सी के नाम से हम जानते हैं, और दूसरा निवेश मांग जिसको आई के नाम से जानते हैं, यानी सी प्लस आई। और ये दोनों मिलकर के क्या होता है? यह एग्रीगेट डिमांड होता है। तो हमने समग्र मांग को भी देख लिया और समग्र पूर्ति को देख लिया। अब समग्र मांग और समग्र पूर्ति, समग्र मांग और समग्र पूर्ति के बाद अब बात करते हैं कि रोजगार के स्तर का निर्धारण कहां पे होता है। तो कीन्स का यह कहना था कि रोजगार का स्तर वहां पे निर्धारित होगा जहां पर प्रचलित या जहां पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, समग्र मांग और समग्र पूर्ति, ये दोनों जहां एक दूसरे को काट देती है वहीं पर रोजगार के स्तर का निर्धारण होता है। यानी एडी और एसएफ, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के कटान बिंदु पर ही, यानी समग्र मांग और समग्र पूर्ति के लेवल पर ही रोजगार के स्तर का निर्धारण होता है। रेखा चित्र में हम क्या देख रहे हैं कि रेखा चित्र में ओ एक्स अक्ष और ये ओ वाई अक्ष, इस ओ एक्स अक्ष पर कुल उत्पादन व राष्ट्रीय आय दिखाया गया है और इस ओ वाई पर समग्र मांग दिखाया गया है। अब बात करते हैं समग्र मांग की रेखा। समग्र मांग की रेखा में C प्लस आई की बात की जाती है कि समग्र मांग C प्लस आई इक्वल टू समग्र मांग होता है। C प्लस आई इक्वल टू समग्र मांग। C उपभोग, उपभोग की रेखा, ये उपभोग की रेखा यहां पे प्रदर्शित की गई है। और उपभोग की रेखा आप देख रहे हैं कि यह जो है यहां से स्टार्ट हो रही है और क्रमशः
ऊपर के तरफ चढ़ती हुई पाई जा रही है। मतलब ये है कि ये रेखा यहां से नहीं स्टार्ट हो रही है, ये जो है ये रेखा जो है स्टार्ट जहां से हो रही है यहां से। इसका मतलब ये है कि समग्र मांग किसी भी परिस्थिति में जीरो नहीं हो सकता। हमारे पास आय हो या न हो, आय शून्य नहीं, हमारे पास आय हो या न हो, हमारा उपभोग, हमारा कंज्यूम जीरो नहीं होगा। चाहे वह एक दिन का ही बच्चा क्यों ना हो, उसकी भी अपनी कुछ ज़रूरतें होती हैं, वो भी कुछ चीज़ों को कंज्यूम करता है, वो भी कुछ वस्तुओं का उपभोग करता है, चाहे कोई भी हो। इसलिए उपभोग की रेखा यहाँ से शुरू हुई है, यानी ओ वाई के बीच से शुरू हुई है, और ये ऊपर के तरफ जैसे जैसे चढ़ती जा रही है वह यह प्रदर्शित करती है कि जैसे जैसे व्यक्ति का आय बढ़ेगा वैसे वैसे उस व्यक्ति का उपभोग भी क्रमशः बढ़ता चला जाएगा। और C+I यानी उसी के ऊपर समग्र मांग की रेखा है। एक उपभोग मांग की रेखा है और दूसरा उपभोग धन समग्र मांग, और समग्र मांग की रेखा C+I की रेखा हो जाती है। ये C+I की रेखा है जो रेड कलर से दिखाई गई है। अब इन्वेस्टमेंट डिमांड, निवेश मांग या समग्र पूर्ति की रेखा। अब समग्र पूर्ति की रेखा के संदर्भ में क्या बताया गया कि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, यानी जैसे जैसे मांग बढ़ती जाएगी वैसे वैसे पूर्ति भी बढ़ती चली जा रही है। तो यहाँ पर हम देख क्या रहे हैं कि ये समग्र मांग की रेखा है और ये जो समग्र पूर्ति की रेखा है ये क्रमशः ऊपर की तरफ चढ़ती चली जा रही है। और समग्र मांग की रेखा को समग्र पूर्ति की रेखा जहाँ काटती है वहीं पर प्रभावपूर्ण मांग जनरेट होता है, और जहाँ पर प्रभावपूर्ण मांग जनरेट होता है वहीं पर रोजगार के स्तर का निर्धारण होता है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि यह जो ई बिंदु है, इस ई बिंदु पर समग्र मांग की रेखा और समग्र पूर्ति की रेखा दोनों एक दूसरे को ई बिंदु पे काट रही है। और जब दोनों एक दूसरे को ई बिंदु पे काट रही है तो यहाँ से कुल उत्पादन OM का हो रहा है, और जब कुल उत्पादन OM का हो रहा है तो प्रारंभ में ही ये बताया गया कि देश का जो उत्पादन होगा या उत्पाद होगा वह रोजगार के स्तर को निर्धारित करेगा, और वह जो रोजगार का स्तर होगा वही राष्ट्रीय आय का निर्धारण करेगा। यानी OM कुल उत्पाद या इसी को राष्ट्रीय आय की संज्ञा दी गई है। तो यहाँ तक तो हमने देखा कि किस प्रकार से समग्र मांग और समग्र पूर्ति के द्वारा राष्ट्रीय आय का निर्धारण होता है। तो समग्र मांग और समग्र पूर्ति के द्वारा राष्ट्रीय आय का जो निर्धारण होता है यहां तक हमने देखा। अब हमको देखना है बचत व विनियोग के द्वारा राष्ट्रीय आय का निर्धारण, यानी किस प्रकार से बचत और विनियोग के द्वारा राष्ट्रीय आय का निर्धारण होता है, तो उसको हम लोगों को अब देखना है। बचत व विनियोग के द्वारा राष्ट्रीय आय का निर्धारण, जो व्यक्ति का बचत होता है वह बचत जो है अपनी आय में से कुछ बचाने से है। कि हमको यदि 10,000 रुपये आय की प्राप्ति हो रही है तो उस 10,000 रुपये में से हमने कुछ भाग बचा लिया, उसको बाहर कर लिया। तो यदि बचत अधिक किसी व्यक्ति की या किसी व्यक्ति ने अपने आय का अधिक से अधिक भाग बचत किया, तो जब बचत अधिक होगा, हम सभी का बचत अधिक होगा, लोगों का बचत अधिक होगा, तो बचत जो है वो बैंकिंग सेक्टर में जाएगा, यानी बैंकों के पास पूंजी का निर्माण अधिक होगा। वो बचत बैंकों के पास चला जाएगा और वो बचत जब बैंक के पास जाएगा तो पूंजी का निर्माण अधिक होगा। जब पूंजी का निर्माण अधिक होगा, बैंकों के पास ढेर सारा पूंजी बन जाएगा,
तो पूंजी बाजार में मुद्रा की पूर्ति जब अधिक हो गई, और जब पूंजी बाजार में मुद्रा की पूर्ति अधिक हो गई तो ऐसी परिस्थिति में बाजार में ब्याज का दर घट जाएगा। जब बाजार में ब्याज का दर कम होगा तो सस्ते ब्याज के लालच पर इन्वेस्टमेंट के लिए लोग आगे आएंगे और निवेश अधिक करेंगे, और जब लोग निवेश अधिक करेंगे तो देश में रोजगार अधिक होगा, और जब देश में रोजगार अधिक होगा तो राष्ट्रीय आय अधिक होगा। यानी यदि बचत अधिक हो रहा है तो बचत अधिक होने से लॉन्ग टर्म में चल करके हम क्या देख रहे हैं कि वह लॉन्ग टर्म में चल करके राष्ट्रीय आय को अधिक करता है। यदि यही बचत कम हो जाए, हम अपने आय का बहुत कम भाग बचाएं, तो बचत कम जब होगा तो ऐसी परिस्थिति में बैंकों के पास पूंजी का निर्माण कम होगा। जब बैंकों के पास पूंजी कम होगी तो ब्याज का दर कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। ब्याज दर जब अधिक हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, कर्ज लेना महंगा हो जाएगा, तो हम कर्ज लेकर के निवेश कम करेंगे, और जब निवेश कम करेंगे तो रोजगार कम होगा, और रोजगार कम होगा तो राष्ट्रीय आय कम होगा। यानी बचत जो है, हमारा बचत अधिक यदि होता है तो लॉन्ग टर्म में चल करके राष्ट्रीय आय अधिक होगी। यदि बचत कम होता है तो लॉन्ग टर्म में जाकर के राष्ट्रीय आय कम होगा। अब विनियोग की बात होती है, निवेश की बात होती है। निवेश से मतलब यह है कि चलन में मुद्रा की मात्रा बढ़ाने से है। जब इन्वेस्टमेंट होगा, या जिसको हम निवेश कहते हैं, यदि निवेश होता है तो क्या होता है, चलन में मुद्रा की मात्रा बढ़ती है। और यदि विनियोग अधिक, जैसे मान लिया देश में विनियोग अधिक, जब विनियोग अधिक होगा, इन्वेस्टमेंट अधिक होगा, नई नई कंपनियां खुलेंगी, और जब नई नई कंपनियां खुलेंगी तो उत्पादन अधिक होगा। उत्पादन अधिक होगा तो रोजगार अधिक होगा, और रोजगार अधिक होगा तो राष्ट्रीय आय अधिक। यानी विनियोग अधिक, इन्वेस्टमेंट अधिक तो राष्ट्रीय आय अधिक। अब वही विनियोग यदि कम हो जाए, इन्वेस्टमेंट यदि कम हो जाए तो विनियोग कम तो उत्पादन कम, उत्पादन कम तो रोजगार कम, रोजगार कम तो राष्ट्रीय आय कम। तो यह जो है विनियोग जो है, ये भी राष्ट्रीय आय को प्रभावित करता है। विनियोग अधिक होगा तो राष्ट्रीय आय अधिक लास्ट टर्म में चलते चलते हो जाएगा। विनियोग यदि कम हो जाता है तो राष्ट्रीय आय भी कम हो जाता है। अब बात आती है कि कितना बचत किया जाए और कितना विनियोग किया जाए। तो राष्ट्रीय आय के निर्धारण के संदर्भ में कीन्स का ये मानना था कि बचत और विनियोग की रेखाएं जहां एक दूसरे को काटती हैं, वहीं पर राष्ट्रीय आय का निर्धारण होगा, या वहीं पर उत्पादन निर्धारित होगा, और वहीं पर राष्ट्रीय आय निर्धारित होगा। अब यहां पर हम देख क्या रहे हैं, इन्वेस्टमेंट, आई से मतलब है इन्वेस्टमेंट से, निवेश से। एक पार्टिकुलर टाइम में इन्वेस्टमेंट फिक्स होता है कि आज प्रेजेंट टाइम में, आज जो डेट है उस डेट को देश में कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट है, ये फिक्स है। आज अभी घटबड़ नहीं हो सकता। इसलिए इन्वेस्टमेंट की जो रेखा है, जिसको हम इस ग्रीन वाली लाइन से दिखाए हैं, आई रेखा, वो स्थिर दिखाई गई है या OX के पैरेलल दिखाई गई है। बचत की जो रेखा है, ये बचत की रेखा जैसे जैसे राष्ट्रीय आय बढ़ रहा है, वैसे वैसे बचत जो है, जैसे जैसे व्यक्ति की आय बढ़ती जाएगी वैसे वैसे बचत भी ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि राष्ट्रीय आय बढ़ने के साथ साथ क्रमशः बचत भी बढ़ता जा रहा है, क्रमशः बचत ऊपर जा रहा है। ये SS जो है बचत की रेखा। अब J.M. किन्स, जॉन मेनार्ड किन्स का क्या मानना था कि राष्ट्रीय आय का निर्धारण बचत व विनियोग के माध्यम से होता है। तो जहां पर आई इन्वेस्टमेंट की रेखा
और एस एस बचत की रेखा दोनों एक दूसरे को काटती हैं, उसी बिंदु पर राष्ट्रीय आय का निर्धारण होता है। यानी हम देख क्या रहे हैं कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को टी बिंदु पे काट रही हैं, और जब टी बिंदु पे काट रही हैं तो यहाँ से बचत और विनियोग जो है एम टी या ओ आई का हो रहा है, और इस बचत और विनियोग पर ओ एम राष्ट्रीय आय का निर्धारण हो रहा है। अगर इस ओ एम बिंदु से राष्ट्रीय आय के इस ओ एम बिंदु से बचत और विनियोग में अंतर आता है, यानी राष्ट्रीय आय यदि कम होती है, तो ऐसी स्थिति में बचत की रेखा नीचे और विनियोग की रेखा ऊपर। यदि इस ओ एम से राष्ट्रीय आय अधिक हो जाती है तो यहाँ भी बचत और विनियोग बराबर नहीं हो पा रहा है, यानी आई की रेखा नीचे और एस की रेखा ऊपर। जो जे एम किन्स का ये मानना था कि जहाँ पर आई और एस रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं वहीं पर संतुलन होगा, वहीं पर राष्ट्रीय आय निर्धारित होगा। तो इसलिए यह स्पष्ट हो रहा है कि यह जो टी एम रेखा है या यह टी एम रेखा या टी बिंदु, ये जो दोनों एक दूसरे को काट रही हैं, इसी टी एम बिंदु के ऊपर ओ एम राष्ट्रीय आय निर्धारित हो रहा है और टी एम बचत और विनियोग है। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने किन्स द्वारा प्रतिपादित राष्ट्रीय आय निर्धारण का सिद्धांत देखा। हमें उम्मीद है कि आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो आप लोगों के लिए